हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू अगेन बच्चा पार्टी एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की हम बात करने वाले हैं और उन पे बेस होकर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स हमें परफॉर्म करना। स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधा आएंगे आर्टिकल पे के ऊपर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या चीज है, किस तरह से मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखनी है। एक बार हम लास्ट टाइम जो हमने रिवाइज किया था उन बातों को एक बार फिर से आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं, कि लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या बताया था, वो बातें मैं एक बार फिर से आपको समझाने वाला हूं। देखिए बच्चा, क्या थी वो बातें। मैंने कल जब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस आर्टिकल की स्टार्टिंग करी थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैंने कहा कि चार्जेस का फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्जेस का जो फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के, यानी कि Q was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q was डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यही आपने कहा था कि Q क्या था मेरे पास? चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब आप किसी कंडक्टर के लिए अगर चार्ज बढ़ा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि उसका पोटेंशियल क्या होता जा रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। उसका पोटेंशियल क्या होता जा रहा है बेटा? बढ़ता जा रहा है। अगर आप चार्ज बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल 100% श्योर है बच्चा, बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू C इंटू V, ये पूरे चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला है। यानी कि अगर आपने Q इज इक्वल टू CV याद कर लिया तो आप ये मानिए कैपेसिटेंस के राजा हैं आप। ठीक है ना जी? यानी कि Q इज इक्वल टू CV मेरे ख्याल से याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, जहां पे C जो है इसको मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी भी कई जगह बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या फिर कैपेसिटी वर्ड भी यूज किया जाता है। C फोर कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड भी यूज किया जाता है। देखो बच्चा कि C की जो वैल्यू है वो मेरे पास है Q बाय V के इक्वल, यानी कि चार्ज और पोटेंशियल की जो रेशियो है वो मेरे को इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की वैल्यू प्रोवाइड करती है। मैंने कहा कि सबसे सिंपलेस्ट अरेंजमेंट में मेरे पास आता है कौन? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये मेरे पास है एक पैरेलल प्लेट जिसका एरिया है एक इक्वल, ये मेरी दूसरी पैरेलल प्लेट है जिसका सेम एरिया है एक इक्वल। ठीक है, इसका भी एरिया मैंने उतना ही रखा है जितना इसका एरिया है। इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया और उतनी ही अमाउंट में मैंने एक दूसरे को क्या दिया? नेगेटिव चार्ज उसमें इंड्यूस हो गया बच्चा। ठीक है ना? इसको हमने इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा होता है बच्चा पार्टी। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से, मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दे देता हूं कि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है। ये देखिए, ये पॉजिटिवली चार्ज रोड है बच्चा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ पे, और उतनी ही अमाउंट में दूसरी प्लेट के लिए नेगेटिव चार्ज क्या हुए हैं? इंड्यूस हुए हैं। उतनी ही अमाउंट में, उतनी ही अमाउंट में दूसरी प्लेट के लिए नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुए हैं। हमने दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो रखा था बेटा D के इक्वल, D be the separation between these two plates. Let us consider D be the plate. D is the separation between these two plates. हर एक प्लेट की चार्ज डेंसिटी एक की है प्लस सिग्मा और दूसरे की चार्ज डेंसिटी थी माइनस सिग्मा। दोनों का एरिया, हर एक प्लेट का एरिया एक इक्वल ही है बेटा, दोनों का एरिया इक्वल है। इसका भी एरिया ए है और इसका भी एरिया ए के इक्वल है, इसका भी एरिया ए के इक्वल है। तो बच्चों हमने ये बात आपको क्लियरली बताई कि उस सिचुएशन में जब एक मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी मेरे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, उस सिचुएशन में इसके इधर साइड भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और इसके इस साइड भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है बेटा? 0 होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इन दोनों प्लेट्स के बीच होता है, जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसमें सिग्मा मैं बोलता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बेटा? सिग्मा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? सिग्मा को याद रखिए बच्चा, सिग्मा है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू होती है बेटा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, या एरिया बोल सकते हैं आप सीधा, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि मैंने क्या कहा कि यहाँ ये जो है ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, इन दोनों प्लेट्स का अरेंजमेंट क्या फॉर्म करता है? कैपेसिटर फॉर्म करता है। इन दोनों प्लेट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैपेसिटर फॉर्म करता है। और यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी। यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होगी। ये बात आप ध्यान रखें बच्चा। मैंने क्या कहा कि कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज सिंपली द अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स। बेसिकली मेरे पास दो प्लेट है जिसमें एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज है। इन दोनों का जो अरेंजमेंट है ना, उसी को मैंने क्या बोला है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों बोला है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इन दोनों के बीच में? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा की क्या वैल्यू होती है? सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट पहले से बैठा है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट्स, ठीक है ना बच्चा। अब अगर मुझे इन प्लेट्स का पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकालना? मुझे एक रिलेशन क्लियरली पता है कि E इज इक्वल टू होता है जी माइनस ऑफ dV बाय dr। आप लोगों ने भी सुना है सर। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr, ये तो एग्जैक्ट रिलेशन है। dV बाय dr मतलब पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म बनती है बच्चा। अगर मेरे को स्केलर फॉर्म देखनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ। अब कितनी लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है? डी लेंथ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, तो उससे E इज इक्वल टू V बाई डी। तो V इज इक्वल टू क्या हुआ? E इंटू डी के इक्वल। अब यहां से पोटेंशियल क्या बना फिर? पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? Q डिवाइड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D, दिस इज इक्वल टू V। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट? I want to find out the concept of capacity या electrical capacitance। यानी कि कैपेसिटेंस क्या है? C, और C किसके इक्वल है? Q बाय V के इक्वल है। और V की वैल्यू कितनी है बेटा? V की वैल्यू वहां देखो ध्यान से, ये देखो, ये है आपके पास V की वैल्यू। इस वैल्यू को उठा के आप यहां रख दो डायरेक्ट, तो Q इंटू डी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो वो ऊपर आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए। यानी कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या बना? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप बच्चे ये बात याद रखो, यहां इस रिलेशन को देख के आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, आप लिखेंगे कैपेसिटेंस सी फॉर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करता है कैपेसिटर? कैपेसिटर डिपेंड करता है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी। नंबर एक, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है बेटा। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मीडियम कितना परमिट करता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, या फ्री स्पेस कितना परमिट करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। नंबर दो, एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का नेचर, इसमें मटेरियल क्या यूज हुआ है, मटेरियल यूज्ड। और नंबर तीसरी बात, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स पे भी डिपेंड करेगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स,
प्लेट्स के बीच सेपरेशन कितना है उस पे भी डिपेंड करेगा। अब सी डिपेंड नहीं करता, किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस सी किस किस चीज पे डिपेंड नहीं करता, सी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, वो डिपेंड किस पे नहीं करता, डिपेंड्स ऑन। आप देखिए आपने चार्ज दिया था हर एक प्लेट को, बिल्कुल दिया था, कि क्या कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में चार्ज वर्ड आया है, बिल्कुल नहीं आया। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, नंबर एक पहली बात लिखो आप कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता, नंबर एक बात, ठीक है जी, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी चीज, पोटेंशियल पे क्या डिपेंड करता है, बिल्कुल भी नहीं करता, तो पोटेंशियल वर्ड लिखिए कि पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, आपने फील्ड कितना अप्लाई किया है, उस फील्ड पे भी इसकी डिपेंडेंसी नहीं है, यानी कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूला में आया ही नहीं है। ये देखो फॉर्मूला तो ऐसा है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इस फॉर्मूला में कहाँ है चार्ज, कहाँ है पोटेंशियल, बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता ना, इसका मतलब यही है ना कि वो उस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता, अभी तो नहीं आया ना, अदरवाइज तो सबसे पहले नाम उसी का आता कि हाँ जी देखो मैं तो डिपेंड करता हूँ, है ना, लेकिन नहीं करता तो उसका नाम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं। यानी कि मैंने क्या लिखा बच्चा, कि मैंने लिखा कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी, डिपेंड्स ऑन area of plate, nature and material used और separation between the plates। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप लोग, कि इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि नेट चार्ज कितना है, यहाँ इन दोनों प्लेट्स के ऊपर नेट चार्ज अगर मैं पूछूं कितना है, तो आप क्या कहेंगे बताइए मेरे को। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात का आंसर कर पाएंगे, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ दूसरी प्लेट पे इंड्यूस हुआ है, यानी कि नेट चार्ज मेरा कितना है, 0 है ना, नेट चार्ज 0 है, लेकिन इनके कारण फील्ड की, देवेंद्र का आंसर आ गया था मेरे पास, लेकिन इनके कारण कुछ ना कुछ फील्ड बनता है, और वही फील्ड एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो आप आंसर कर सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है। अब मान लो कि मैं इन्हीं दोनों प्लेट्स को एक पर्टिकुलर मीडियम में रख रहा हूं, मान लीजिए मैंने इसको एक बॉक्स में रख दिया, एक बंद डब्बे में रख दिया, इस बॉक्स में रख दिया, है ना, इस डब्बे में रख दिया मैंने, मतलब इस बंद बॉक्स में रख दिया। अब इस बॉक्स की परमिटिविटी अलग होगी, मान लीजिए कि इसकी परमिटिविटी मैंने आपको बता दिया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इन विच टू प्लेट्स आर प्लेस्ड, यानी कि परमिटिविटी है ये मीडियम की, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी कि अब जो कैपेसिटेंस आपके पास आएगा, कैपेसिटेंस इन मीडियम, वो कितना आएगा, एप्सिलॉन नोट कीजिए, एप्सिलॉन ए, एरिया तो हर एक का वही है, ए बाय डी, और वैक्यूम में कितना था या फ्री स्पेस में कितना था, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। अब मुझे इस बात का पता है कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट क्या चीज होती है बताइए, आपको याद आया होगा कुछ, ये होती है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, या इसे हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट कब आएगा, जब मैं एप्सिलॉन ए बाय डी को डिवाइड करूंगा एप्सिलॉन नोट ए बाय डी से, तो मेरे पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट आएगा। अब एप्सिलॉन ए बाय डी क्या है, कैपेसिटेंस इन ए मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है। यानी कि आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी के लिए आज एक कॉन्सेप्ट और बना, पहले आपके पास कॉन्सेप्ट क्या बना था रिलेटिव परमिटिविटी के लिए, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट दैट इज इक्वल टू relative permittivity, that is also equal to dielectric constant, and that was equal to force of interaction between two charges in free space divided by force of interaction between two charges in a medium. And today we got some another relation, that is capacitance in a medium to capacitance in free space, capacitance in a medium to capacitance in फ्री स्पेस। तो आप इस बात को नोट कर लीजिए बच्चा पार्टी, कि आज हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए दूसरी डेफिनेशन बन चुकी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए पहले थी एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम, आज मेरे पास है सीएम डिवाइड बाय सी वैक्यूम। सीएम मतलब कैपेसिटेंस इन मीडियम टू कैपेसिटेंस इन
फ्री स्पेस। क्या इतनी बातें समझ में आई सभी बच्चों को, जितने बच्चे मेरे साथ बैठे हैं? हाँ जी, क्या इतनी बातें समझ में आई सभी बच्चों को? प्लीज मैसेज कीजिए फटाफट से, क्योंकि कुछ बच्चे लेट भी ऐड हुए हैं, है ना। यहाँ मेरे पास है अमरवीर, अंशु, भवजोत, दविंदर, हरकमलप्रीत सिंह, हर्ष, हर्षित शुक्ला, हरसिमरन, कुलदीप, खुशदीप, खुशविंदर कौर, मनप्रीत कौर, मनवीर, महक, निशांत परमार, पलविंदर, प्रिंस के बाद कौन है जी? मैं देखता हूँ। प्रिंस चौहान के बाद है जी प्रियंका, रमनजीत कौर, सिमरनप्रीत कौर, सुखलीन और वंशिका। हाँ जी, इतने बच्चे बैठे हैं मेरे पास। क्या सभी बच्चों को समझ में आई लगभग के? हाँ जी, मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास। जिनके मैसेज नहीं आए वो बोलना सीखो, मैसेज करना सीखो, फटाफट से मैसेज किया करो ताकि आपका इंटरेक्शन रहे टीचर के साथ। जैसे कुछ बच्चों के मेरे पास आंसर आते हैं तो उन बच्चों के नाम मुझे याद हो जाते हैं फिर, ठीक है। भावजोत, हर्षित, खुशदीप, सुखलीन, निशांत, महक, वंशिका, मनप्रीत, हरसिमरन, सिमरनप्रीत कौर, प्रिंस चौहान, दविंदर, हाँ जी अमरवीर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, यानी कि हमने यहाँ पे जो बात करी है अभी, वो बात मैंने आपको बताई है कि कैपेसिटेंस की डिपेंडेंसी किस पे होती है, और अगर मैं इन दोनों प्लेट्स को एक मीडियम में रख दूं तो उस सिचुएशन में क्या इफेक्ट रहेगा। अब देखो बच्चा, इसको मैं इरेज करने वाला हूं और एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए कैसे मैं वो कॉन्सेप्ट आपके सामने रखता हूं। देखो बच्चा पार्टी, हमने बातें जो करी है ना, वो बातें करी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट में हमने कहा कि सिंपल दो प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों का एरिया सेम है, दोनों को हमने चार्ज किया है किसी पोटेंशियल से, ठीक है। जितना चार्ज पहली प्लेट पे इंड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज दूसरी प्लेट पे भी इंड्यूस हुआ है। हमारे पास कुछ इस तरह की दो प्लेट्स थी, एक प्लेट ये है जो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और दूसरी प्लेट मेरी, मान लीजिए इस बार बड़ी बड़ी प्लेट सी रख देता है, ठीक है। तो दूसरी प्लेट मेरी ये है, एक पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी मेरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, ठीक है ना जी। ये देखिए बच्चा, इस बार मैं बड़ी बड़ी प्लेटें लेके आया हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और दूसरी मेरी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। दोनों के बीच सेपरेशन मैंने वही रखा है जी, D के इक्वल, D be the separation between these two plates, one is positively charged and another is negatively charged। एक मेरी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और दूसरी मेरी नेगेटिवली, यानी कि एक की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और दूसरे की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और दोनों के बीच सेपरेशन है D के इक्वल। तो बच्चा, जब मैं किसी मीडियम में जाके बात करता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि किसी मीडियम में जाके मैं बात करता हूँ, तो मीडियम में मैं कहता हूँ कि एप्सिलॉन A बाय D, एप्सिलॉन नोट कीजिएगा एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन जो होता है वो K इंटू एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, एप्सिलॉन नोट A बाय D। तो यानी कि K टाइम्स कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। यानी कि अगर मैं किसी मीडियम में, ऐसा मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K के बराबर है, अगर वहां दोनों प्लेट्स को रखूं तो मेरा जो कैपेसिटेंस आएगा वो K टाइम्स आएगा किसका, कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस, कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस, ठीक है ना बेटा, कैपेसिटेंस इन द फ्री स्पेस। अब देखो बच्चा, अब मैं बात करूंगा एनर्जी कैसे स्टोर होती है। मैंने ये बात तो बता दिया आपको कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है जिसकी वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब एनर्जी कितनी स्टोर होती है और कैसे स्टोर होती है, चलो उस पर बात करें। मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा अब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कि कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है और कैसे स्टोर होती है जी। चलो उस पर बातें करते हैं डिटेल, ठीक है जी। कैपेसिटर के लिए मैंने आप लोगों को बताया जी, कैपेसिटर के लिए दो चार्ज प्लेट चाहिए जी। एक है ये वाली प्लेट जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है हम लोगों ने, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, और दूसरी मेरे पास है जी ये वाली प्लेट जिसको मैंने, मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे रखा कुछ सेपरेशन, वो सेपरेशन हम जैसे पहले मानते थे वैसे ही यहाँ पे मानेंगे, ठीक है ना जी। वो सेपरेशन है आपका D के इक्वल, ठीक है जी। ये देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच सेपरेशन है D। डायग्राम वही रिपीट होगा बेटा बार बार, यही फायदा होगा हमें
कि डायग्राम रिपीट करते करते डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसमें ये जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होती है और इंसुलेटिंग स्टैंड पे हम इसको रखते हैं और हम कहते हैं कि इस पॉजिटिव के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है जो इसके पोटेंशियल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। हमें इसके पोटेंशियल को मैक्सिमम रखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम रखने के लिए हम चार्ज सप्लाई करते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा जी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इन एन इंडक्टर, और सॉरी कैपेसिटर है आपके पास, ये लीजिए जी, यहाँ पे इंडक्टर की जगह कैपेसिटर, कैपेसिटर वर्ड यूज कीजिए जी। कैपेसिटर है आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर। कैपेसिटर की कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी। देखिए जी कैसे हम इस फॉर्मूला को बनाएंगे, किस बात का बेस बना के चले। बच्चा देखो मैंने आपको कहा कि मेरे पास दो प्लेट हैं, एक है ये प्लेट, प्लेट ए कहा मैंने इसको, और इसको मैंने कहा जी ये है प्लेट बी, प्लेट बी। एक है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और एक है नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इस प्लेट को हमने प्लेट ए को चार्ज तब तक दिया था जब तक कि चार्ज ने लीक होना शुरू नहीं किया, यानी कि इस प्लेट का पोटेंशियल मैंने मैक्सिमम कर दिया था, इससे फालतू में कर नहीं सकता था। उसके बाद चार्ज लीक आउट होना शुरू हो गया। अब मैंने इसके पास रखा प्लेट बी को जो अनचार्ज्ड थी। अब अनचार्ज थी तो यहाँ इसके नियर एंड पे नेगेटिव इंड्यूस हुआ और फार एंड पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ। अब मैंने आपको बताया कि ये जो इंड्यूस हुआ है पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं फ्री चार्ज, और फ्री चार्ज को हम क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं इसकी। और अर्थिंग करते ही ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला जाता है और यहाँ पे क्या बचता है, केवल केवल और नेगेटिव चार्ज बचता है। केवल और केवल क्या बचता है बेटा, नेगेटिव चार्ज बचता है। अब ये जो नेगेटिव है प्लेट बी वाला नेगेटिव, प्लेट ए की पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्ज आप मान लीजिए आप दे रहे हैं सिर्फ DQ। एक्स्ट्रा चार्ज आप कितना सप्लाई कर रहे हैं, DQ। किसके लिए, ताकि इसका पोटेंशियल क्या रहे, मैक्सिमम रहे, ठीक है ना। अब आपने एक्स्ट्रा चार्ज मान लीजिए DQ दिया है, स्मॉल चार्ज दिया है पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए, तो स्मॉल वर्क मस्ट बी डन ना, दैट स्मॉल वर्क DW मस्ट बी इक्वल टू, आपको देखो छोटी सी बात सोच के देखो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। तो W इज इक्वल टू क्या बना, V इंटू Q। V को कांस्टेंट रखना है, चार्ज स्मॉल दे रहे हो तो स्मॉल वर्क होगा, तो V को कांस्टेंट रखना है V इंटू DQ, दैट इज इक्वल टू DW। अब मैंने कहा कि इस चैप्टर का रामबाण फॉर्मूला कौन है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो उसको तो हम भूल नहीं सकते ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं भूल सकते जी। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बाई C। अब V की वैल्यू को उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है बच्चा, यहाँ पे इसकी जगह जैसे ही आप वैल्यू रखते हैं तो DW इज इक्वल टू क्या बन जाता है, Q बाय C और इंटू DQ। DQ इज द स्मॉल चार्ज। DQ अपने आप में एक क्वांटिटी है, D को अलग Q को अलग मत समझना। DQ is the small charge, then W must be equal to integration किसका, Q by C और into DQ का। अब देखो C तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू Q काम कर रहे हो आप, तो इंटीग्रेशन Q की बाय डिफॉल्ट पावर होती है 1 और into DQ दैट इज इक्वल टू W। तो W किसके इक्वल बना, 1 अपॉन C। Q की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दो, इंटीग्रेशन का ये रूल होता है, जितनी भी पावर हो उसमें एक ऐड कर दो, जितना ऐड हुआ है वो नीचे लिख दो, यानी कि ये बन गया आपके पास Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। Q square divided by 2C, and this work done will appears as the electric potential energy stored in between the two plates। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज बीइंग स्टोर्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स, है ना। दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। अब देखो बेटा Q इज इक्वल टू तो C भी होता है ना बच्चे,
तो CV, तो Q की जगह लिखिए C इंटू V, तो C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, यानी कि दिस बिकम्स हाफ C इंटू V स्क्वायर। अब हाफ C इंटू V, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ C इंटू V, तो हाफ CV किसके बराबर होता है, Q के बराबर, तो Q इंटू V, यानी कि मेरे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कैसे कैसे आ गई कि हाफ Q स्क्वायर बाई C, नंबर 1, दैट इज इक्वल टू हाफ C इंटू V स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V के इक्वल भी आ गई। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या है फॉर्म है ना। अब आप एक चीज देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ग्राफ बनाता हूँ, एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से ही पूछूंगा, खैर वो बात आप लोग ध्यान से देखना इस चीज को जो मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ है ना, ये मेरे पास एक ग्राफ है और ये ग्राफ मैं आपको बना के दे रहा हूँ किस किस के बीच का, ये ग्राफ मैं आपको बना के दे रहा हूँ चार्ज के बीच का, ये एक्सिस चार्ज के लिए ले रहा हूँ और ये V के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना जी, ये चार्ज के लिए और ये V के लिए, एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट किया है ना उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो अब आप देखिए मैं क्वेश्चन कैसा अराइज करना चाहता हूँ, बड़ा ही तरीके से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि आप मेरे को ये बताओ इस ग्राफ में अगर आपको काम करना तो आप क्या क्या कर सकते हैं कि V बाई Q या Q बाई V कर सकते हैं ना आप, हाँ तो वो स्लोप होगा ना इसका, तो V बाई Q अगर आप करके देखिए तो V इज इक्वल टू होता है IR, Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T, तो ये हो गया भाई रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब इसका जो स्लोप है ना, इस ग्राफ का स्लोप आपको रेजिस्टेंस पर यूनिट टाइम की वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्लियर है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, V इंटू Q, V इंटू क्या Q क्या हो सकता है, Q इज इक्वल टू हो सकता है CV, तो C इंटू V स्क्वायर, C V स्क्वायर हमने कहीं पे देखा है, अभी अभी देखा है, ये रहा, ये देखो नीचे CV स्क्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं इसका ये लेंथ, ये V वाले का प्रोडक्ट Q वाले के साथ क्या इन्फो दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की इन्फो दे रहा है। मतलब अब कैसे निकालेंगे इसके डायमेंशन को, y वाले डायमेंशन को x वाले डायमेंशन के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, एरिया, यानी कि यहां से अगर मैं एरिया निकालूं, किसका एरिया निकालूं, अभी देखो भाई आपके सामने अभी निकालता हूं एरिया, ये देखो ये मैंने बना दी जी एक ट्राइंगल, दिख रही है ए बी, ओ ए बी, इस पॉइंट को मान लो जी आप सी, तो आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट ओ ए बी, तो हाफ बेस कितना है जी, बेस है आपका ओबी के इक्वल और हाइट कितनी है जी ए बी के इक्वल, तो आप मेरे को ये बताओ कि हाफ ओबी, ओबी किसके इक्वल होगा, ओबी तो क्यू के इक्वल होगा, और ए बी किसके इक्वल होगा, ओसी के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू ओसी, ए बी इज इक्वल टू ओसी, और किस एक्सिस पे, पोटेंशियल पे, तो पोटेंशियल ही होगी ना उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ, तो हाफ क्यू इंटू वी, तो हाफ क्यू इंटू वी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, यानी कि बच्चा पार्टी V और Q के बीच का ग्राफ और उस ग्राफ का, ठीक है, उस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा ना, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा पता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि एरिया अंडर VQ ग्राफ रिप्रेजेंट्स क्या, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये बात स्पेशल लिख लो, एरिया अंडर V potential Q charge area under VQ graph represents electrical potential energy, electrical potential energy, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बेटा, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से नोट कर लो, ठीक है ना जी। अब एक बात बताओ, मैं कुछ इसकी स्पेशल बातें बताऊंगा, सबसे पहले आप ये चीजें नोट कीजिए, क्या आपको ये चीजें समझ में आ गई, हाँ जी, क्या सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आई है, बेसिक बातें हैं बट फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाता है तो प्लीज फटाफट से मुझसे पूछ लो बेटा, ठीक है, फटाफट से पूछ लो बच्चा, अगर किसी का डाउट रहता ना तो अभी अभी पूछ लेना भाई, क्योंकि जब मैं आगे निकल जाऊंगा तो फिर मैं वापस लौट के थोड़ी ना आ सकूंगा, है ना, चलो जी, ठीक है, हाँ जी, यानी कि सभी बच्चों को ये पता चल गया
कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर के बराबर, जिसकी वैल्यू Q स्क्वायर बाय 2C भी हो सकती है, जिसकी वैल्यू हाफ Q इंटू V भी हो सकती है ना बच्चा? चलो जी, बिल्कुल हो सकती है। अब देखो बच्चा, अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। कैसे? कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है ये हाफ CV स्क्वायर क्यों है, जबकि हमने तो कहा था कि C इंटू V स्क्वायर के डायमेंशंस भी एनर्जी के, तो हाफ क्यों है ये? चलो इस पे बात करते हैं हम, इस पे कुछ एक बातें की जाएं। चलिए जी, इसकी स्पेशल बातें कुछ पढ़ी जाएं। एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर की, कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। इसकी एनर्जी डेंसिटी की भी बात मैं आपको बताऊंगा, मैंने ग्राफ की भी बात बताई है यहाँ पे, उसकी एनर्जी डेंसिटी की भी बातें करेंगे और फिर सीधा हम चलेंगे न्यूमेरिकल की ओर। सीधा फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे बच्चा, जिसका आपको कल से इंतजार होगा। मैंने असाइनमेंट भेज रखी है सभी बच्चों को, तो सभी बच्चे, जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चे असाइनमेंट भी लेके बैठे हैं अपने पास, ठीक है? तो देखो बच्चा पार्टी, थोड़ा सा मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। देखिए जी, देखिए बच्चा, आपने कहा कि सर कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो एनर्जी है हाफ CV स्क्वायर के बराबर। वो जो एनर्जी है वो है हाफ CV स्क्वायर के इक्वल। C इंटू V को मैं Q कहता हूं, तो हाफ Q इंटू V के बराबर भी ये हो सकती है, ठीक है ना? ये Q स्क्वायर बाय 2C के बराबर भी हो सकती है। C स्क्वायर V स्क्वायर, C इज इक्वल टू Q इंटू V, तो Q स्क्वायर बाय 2C के बराबर भी हो सकती है। इसको Q कैपिटल ले लो जी, क्योंकि यहाँ पे भी कैपिटल है। चलो कोई बात, ये बात तो कोई मैटर नहीं करती। अब देखो जी, आपको क्या क्या बातें हैं जो अपने दिमाग में रख के चलनी है एनर्जी जो स्टोर करी है कैपेसिटर ने उसके बारे में, ठीक है? ये एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो एनर्जी स्टोर हुई है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पे जो चार्जिंग हुई है, जैसे कि यहाँ आपने पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुई, मतलब चार्जिंग किस मेथड से हुई है, ठीक है? यानी कि आपका मैनर ऑफ चार्जिंग यहाँ पे मैटर नहीं करता। मैनर ऑफ चार्जिंग, आपने चार्जिंग किस तरीके से करी है ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैनर ऑफ चार्जिंग डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर। नंबर एक बात कि आपने चार्जिंग किस तरीके से करी है ये बिल्कुल भी इस बात पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है? अब हमने क्या कहा कि जो एनर्जी स्टोर हुई है, जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हुई है, ठीक है ना, वो किस फॉर्म में अपीयर होगी, ठीक है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स की फॉर्म में अपीयर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में वो एनर्जी आपको अपीयर होगी। एनर्जी स्टोर्ड विल बी अपीयर्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। ये एनर्जी जो स्टोर हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, ठीक है? अब हमने क्या कहा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर लाइज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लाइज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। वो एयर भी हो सकती है बेटा, एयर इज ए गुड डाइलेक्ट्रिक। इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है ना? तीसरी बात, चौथी बात लिखने जा रहा हूं। फोर्थ बात क्या है, ये आप यहाँ पे जो किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी इज obtained at the cost of chemical energy stored in the battery, ठीक है? that is used for charging the capacitor। यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी। मैं आपको बता दूं कि ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बात आप बहुत ही स्पेशल लिखिए कि एनर्जी वो बैटरी कितनी स्पेंड करती है, ठीक है? एनर्जी स्पेंड by battery to charge the capacitor by battery is equal to, कितनी होती है जी वो, Q into V, ठीक है? और एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एनर्जी स्पेंड इतनी है और एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर
स्टोर्ड बाय कैपेसिटर कितना होता है, इसका हाफ क्या होता है बेटा, एनर्जी स्टोर होता है, मतलब Q इंटू वी डिवाइड बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि जो बाकी एनर्जी है वो क्या हो जाती है बेटा, ड्यूरिंग चार्जिंग वो एनर्जी क्या हो जाती है, उस एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है ना, एनर्जी का क्या हो जाता है बेटा, लॉस हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें सबसे अच्छी बात मेरे को यही लगी है कि हमने चार्ज करने के लिए कितनी एनर्जी थी, Q इंटू वी, और अपियर कितनी हुई, क्यू वी डिवाइड बाई 2 के इक्वल, क्यू वी डिवाइड बाई 2 के इक्वल। अब देखो बच्चा, अब मैं यहीं पे एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। आपको मैं एक बात बता दूं कि यहाँ जो एनर्जी स्टोर हुई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। देखो बच्चा, मैं किस तरह की बातें यहाँ पे कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, मान लीजिए मैं उसको यूई से रिप्रेजेंट करता हूँ, उसको मैं लिखता हूँ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए आपके पास अब तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें हर प्लेट का एरिया जो है वो ए के इक्वल है, आपने कहा मुझे सेपरेशन डी के बराबर है। तो एनर्जी कितनी है हमारे पास, एनर्जी बेसिकली मेरे पास है हाफ सी इंटू वी स्क्वायर, और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितनी होती है, एरिया इंटू लेंथ। कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है इस एनर्जी ने, वो है एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। अब कैपेसिटेंस का मुझे पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, और V किसके बराबर होता है, V होता है E इंटू डी के बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखो और फिर देखो कितना वैल्यू आता है। तो हाफ C की वैल्यू है एप्सिलॉन नोट A बाय डी, और V की वैल्यू है E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड बाय ये है एरिया और ये है D, ये भी दोनों के दोनों डिवीजन में है, तो D से D कैंसिल हो गए दोनों, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी मेरे पास बनी हाफ एप्सिलॉन नोट इनटू ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिया, बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए इस फॉर्मूले को कि हाफ एप्सिलॉन नोट इनटू ई स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला बना है जी, कितना, हाफ एप्सिलॉन नोट इनटू ई स्क्वायर के बराबर, हाफ एप्सिलॉन नोट इनटू ई स्क्वायर के बराबर, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल, ठीक है, दैट आर बेस्ड ऑन कैपेसिटर। ठीक है, देखिए बच्चा इस चीज को नोट कर लीजिए, यहाँ तक किसी बच्चे को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी कॉन्सेप्ट था, बहुत इजीली आप इनको कवर कर सकते हैं। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और फर्स्ट न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए जी देखिए, हाँ जी, आज का हमारा न्यूमेरिकल सेशन अब यहाँ से स्टार्ट होता है। हाँ जी, तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कहा है इसमें कि n ड्रॉप्स ऑफ मर्करी ऑफ इक्वल रेडियाई, यानी कि n ड्रॉप्स हैं जिनका रेडियस सेम है, एंड पोसेसिंग इक्वल चार्ज, और चार्ज भी सेम है भाई, कंबाइन टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। ठीक है जी, कंपेयर द चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विद द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्रॉप्स। मतलब आपको ना कैपेसिटेंस वगैरह उनका उनके साथ कंपेयर करना। ठीक है जी, देखो जी कैसे काम करेंगे आप इस न्यूमेरिकल के लिए। देखो भाई, जब तक जो बच्चा सोच सकता है, जो बच्चा परफॉर्म कर सकता है, प्लीज ट्राई करता रहे साथ साथ। ठीक है, हम तो करेंगे आपके साथ न्यूमेरिकल, नो डाउट। आप भी जब तक मौका मिले इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें भाई बच्चा। ठीक है, कोई भी बच्चा फ्री ना रहे बेटा, है ना, हर बच्चा मेरे साथ कोशिश करे, कोशिश करने से न्यूमेरिकल बन जाते हैं अक्सर। ठीक है, अगर बन गए तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात होगी, आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मिलेगा फिर उससे। देखो बच्चा क्या करें, आपको कहा गया कि n ड्रॉप्स हैं मरकरी की इक्वल रेडियाई पोसेसिंग इक्वल चार्ज, मतलब आपके पास छोटी छोटी n ड्रॉप्स हैं, मान लीजिए ये इस तरह के ड्रॉप्स हैं, इस तरह के n ड्रॉप्स हैं। हाँ जी, मेरे पास आंसर भी आ गया, किसका आंसर आया देख लेता हूँ।
हाँ जी, अमरवीर का चार्ज रेशियो इज इक्वल टू n। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ऐसे कोशिश किया करो बच्चों। देखो अब अमरवीर कोशिश कर रही है, वैसे ही आप लोग भी किया करो, सभी बच्चे किया करो। वैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं मेरे साथ काम, ठीक है। तो जो बच्चे एक दो बाकी है ना, जो बच्चा यहाँ पे बैठा है, कोशिश किया करो बच्चों। कोशिश जितनी ज्यादा एफर्ट्स करोगे, रिजल्ट उतना ही बेहतर बनता जाएगा आपका। मान लीजिए ये बिगर ड्रॉप है, ठीक है ना, जो इन सभी से मिलकर फॉर्म हुआ है, उसका रेडियस मान लेते हैं आर के बराबर, और इन छोटे छोटे ड्रॉप्स का रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर के बराबर, ठीक है ना। तो स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप कैरिंग चार्ज। इनके पास चार्ज कितना है, हर एक के पास क्यू 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 है ना, ये चार्ज है जी क्यू, ये ऐसे चार्ज। और ये हमारे पास बिगर ड्रॉप है। तो बिगर ड्रॉप अगर चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, तो बिगर ड्रॉप के ऊपर चार्ज कितना होगा, n into q, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू मान लीजिए कैपिटल Q। तो चार्ज रेशियो तो यहां से आ गया हमारे पास, चार्ज रेशियो कैपिटल Q बाय स्मॉल q, दैट इज इक्वल टू n। n के इक्वल आ गया। अगर ये चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है, देन n into q, n number of drops, q is the charge on a single drop, that is equal to net charge। net charge I have considered as equal to capital Q, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना है, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप बनेगा 4/3 पाई कैपिटल R की क्यूब, दैट शुड बी इक्वल टू, इसके इक्वल होना चाहिए भाई n into volume of smaller drop, that is 4/3 पाई स्मॉल r की क्यूब। तो यहां से कैपिटल R की क्यूब किसके इक्वल बना बच्चा, n into स्मॉल r की क्यूब। तो यहाँ पे कैपिटल R किसके इक्वल बना बेटा, n की पावर 1/3 into स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू कैपिटल R। ये बना बच्चा किसकी वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, आपको कैपेसिटेंस चाहिए। आपको पता है ना स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है। आप देखो बच्चा, मान लीजिए कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, ये देखिए मैं ऊपर बना रहा हूँ स्फीयर, ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस है r वेक्टर। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, मान लीजिए इसका रेडियस r है, तो ये इसका क्या हो गया पोटेंशियल। कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू Q बाय V ना। तो V की जैसे ही वैल्यू रखेंगे, वैसे ही हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल सेल कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कैपेसिटेंस कितना आता है, 4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैपेसिटेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चा पार्टी, R के। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मैं बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस देखूं और स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस देखूं, तो किसके बराबर है, बिगर ड्रॉप का कैपिटल R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहां से कैपिटल R किसके बराबर है, कैपिटल R है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r डिवाइड बाय क्या आ गया, स्मॉल r से स्मॉल r। यानी कि कैपेसिटेंस को अगर कंपेयर करें तो n की पावर 1/3 के इक्वल आ रहा है। सही बात है कि नहीं है। ये एक आंसर और दिया है मेरे पास किसी बच्चे का, हाँ जी ये महक का है, दैट्स वेरी गुड। महक बहुत अच्छा पढ़ती है, महक भी हर आंसर करती है लड़की, बहुत बढ़िया महक, शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो बेटा दिल लगा के, दैट्स वेरी गुड। अब देखो कैपेसिटेंस मेरे पास आ गया, अब पोटेंशियल को कंपेयर करना है। अब पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं बड़ी वाले ड्रॉप का, ठीक है ना, बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। यहाँ यहाँ बोर्ड बना रहा हूँ, ये देखो, ठीक है ना जी, ठीक है, ये लो जी, हमने यहाँ पे बना दिया। अच्छा जी, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा, आप मेरे को ये बताइए। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप, बड़ी ड्रॉप के पास चार्ज कितना है बच्चा पार्टी, n इंटू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या बेटा, इनटू कैपिटल R। जब आपको पता है कि n इंटू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R किसके बराबर है बच्चा पार्टी, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, दिस इज इक्वल टू n की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा -1/3 और q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप को मान लो v, इसको मान लो v डैश, यानी कि n की पावर कितना 3 - 1 2/3 इंटू v डैश। तो v अपॉन v डैश कितना आ गया,
n की पावर 2/3, यानी कि ये आपने किसको कंपेयर कर दिया बच्चा, पोटेंशियल को कंपेयर कर दिया, ठीक है ना जी। तो ये था आपका सॉल्यूशन। कितने बच्चों को समझ में आया जी ये न्यूमेरिकल, प्लीज फटाफट से मेरे को मैसेज कर दीजिए। अमरवीर का आंसर आ चुका था लास्ट, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी, फटाफट से मैसेज कर दीजिए मेरे को कितने बच्चों को समझ में आया। वैसे तो बहुत इजी था ये आर्टिकल, ठीक है, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में हमें कुछ हल्के फुल्के स्टाइल तो चाहिए होता है ना, तो हम इसलिए इन न्यूमेरिकल से हटके न्यूमेरिकल था। हाँ जी अमरवीर, बिल्कुल सही बात है। पलविंदर क्लियर है, दविंदर क्लियर है सर, मनवीर क्लियर है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। खुशदीप, प्रियंका और मनप्रीत, हरकमल, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। यानी कि बच्चे लगातार कोशिश करते जा रहे हैं। वंशिका, सिमरनप्रीत, दैट्स गुड, दैट्स गुड। देखो बेटा, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए है बच्चा। देखो मैं इसे सोल्व नहीं करता भाई, अब आप लोग मुझे सोल्व करके बताएंगे। देखिए कितने बच्चे मुझे सोल्व करके बताएंगे, मुझे 2 मिनट में आंसर करेंगे, ठीक है। देखिए 125 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, each of radius 2 mm and carrying a charge of 1 nanocoulomb are made to form a bigger drop. Find the capacitance and potential of bigger drop. हाँ जी, ये आप लोगों का काम है। कितना जल्दी आप इसे मेरे को बना के देते हो, उतना ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया बात रहेगी, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कितने बच्चे मेरे ऐसे हैं जो इस न्यूमेरिकल को बना देंगे, क्योंकि ऊपर वाले को कहीं ना कहीं ऊपर वाले न्यूमेरिकल से आप स्टाइल तो सीख ही चुके हो, न्यूमेरिकल को बनाने का स्टाइल तो आपको आ गया है। अगर आपको स्टाइल आ गया है तो फिर न्यूमेरिकल परफॉर्म करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, कितने बच्चे हैं जो लग चुके हैं, ट्राई कर रहे हैं। 2 मिनट का टाइम है बेटा, 2 मिनट में जो बच्चा मेरे को सॉल्व करके देगा मैं उसी को मानता हूँ, ठीक है। हाँ जी 2 मिनट हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है, पहले ही हो चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं, अब 58 हुआ है, 59 जब होगा तब मैं सभी को कह दूंगा कि आप रुक जाओ, अब मैं करूंगा, ठीक है। हाँ जी फटाफट से जो बच्चे कर रहे हैं फटाफट कीजिए भाई, नहीं तो फिर मैं करूंगा, देखो। हाँ जी, कौन कौन बच्चे हैं, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं करते रहो बेटा, आंसर दे दो बस। हाँ जी, अच्छा आंसर आ गया मेरे को। अरे ये कौन था भाई जो, अमरवीर, अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटा। 10 की पावर -12 पिको, ठीक है, ठीक है बच्चा, राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अमरवीर के अलावा देखते हैं कौन किस बच्चे का मैसेज आता है। अच्छा जी महक, अरे दैट्स वेरी गुड, राइट आंसर बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया। हाँ जी और कोई बच्चा, अच्छा महक के दोनों आंसर आ गए, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दोनों, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी, हाँ जी। हाँ जी और कोई बच्चा, फटाफट से, मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का टाइम। 1 2 3 4 5, सुखलीन का आंसर आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुखलीन, शाबाश, आंसर सही है, बट आपने 10⁻⁴ नहीं मेंशन करी यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी 5 तक आ चुके थे हम, 6 7 8 9 एंड 10। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, चलो जी देखते हैं। देखो बच्चा, हमें क्या क्या कहा गया कि 155 ड्रॉप्स हैं ऑफ वाटर, ईच ऑफ रेडियस 2 mm, carrying a charge of 1 nanocoulomb, nano का मतलब होता है 10 की पावर -9, are made to form a bigger drop. Find the capacitance and potential. कैसे फाइंड करोगे, आपके पास दो तरह की ड्रॉप्स हैं, एक का मैसेज हो रहा है, ये कौन बच्चा है, मैं चेक कर लेता हूँ जी, ये बच्चा फिर से अमरवीर ही है जी, पोटेंशियल बताया अमरवीर ने। अच्छा जी चलो जी, मैंने कहा कि एक है जी मेरे पास 125 छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, ऐसे ड्रॉप्स हैं छोटी छोटी, ये देखो 125 नंबर है जी उनका, 125 नंबर है, एंड दीज आर गोइंग टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप,
ये लो भाई ये बिगर ड्रॉप, और बिगर ड्रॉप का बिगर रेडियस, ये लो जी इसका बिगर रेडियस, ठीक है। इनके छोटे छोटे रेडियस हैं बेचारों के। तो बिगर रेडियस जैसे मैंने पहले माना था कैपिटल आर, वैसे ही यहाँ पे मान लेता हूँ कैपिटल आर, और इनके रेडियस मान लेता हूँ स्मॉल आर, मान लो। तो अब वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा जी 4/3 पाई आर की क्यूब। अब ये किससे मिलकर बना है, 125 छोटी छोटी ड्रॉप से, 125 छोटी ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल आर की क्यूब इज इक्वल टू 125 स्मॉल आर की क्यूब, यानी कि r इज इक्वल टू 5 5 जा 25 25 जा 125, तो यानी कि कैपिटल R इज इक्वल टू 5 इंटू स्मॉल r। मेरे पास ये रेडियस आ गया बच्चा, ठीक है ना। अब देखो बेटा स्मॉल r की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, रेडियस 2 mm, यानी कि r मेरे को दिया है 2 mm, है ना। तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर, दैट मीन्स r इज इक्वल टू कितना बना 5 इंटू 2 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 10, यानी कि 10 की पावर -2 मीटर। ये मेरा क्या बन गया, कैपिटल R रेडियस। अब मेरे को क्या चाहिए था, कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। अब बिगर ड्रॉप का शेप कैसा है, स्फेरिकल। स्फेरिकल के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है 4πε0 इनटू r। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 1/9 इंटू 10⁻⁹ और कैपिटल R कितना है 10⁻²। तो ये कितना बन गया 1/9 इंटू 10⁻⁻ कितना -11, 9 ऊपर आएगा तो -11, ठीक है ना भाई। तो ये देखिए आप 10, ये इसको लिख लीजिए 10, तो 10 लिखिए तो -12 हो जाएगा, तो 1.1 के समथिंग इंटू 10⁻⁻12। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फैराड। अब 10⁻⁻12 को क्या बोलते हैं पिको, दिस इज पिको फैराड। अब आपको क्या चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है V इज इक्वल टू Q/C। अब चार्ज कितना होना चाहिए, एक ड्रॉप के ऊपर कितना था 10⁻⁹। अब आपके पास ड्रॉप्स कितनी है, कितनी है 125 ड्रॉप्स है, 125 पे कितना होगा 125 इंटू 10⁻⁹। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना निकाला आपने 1.1 इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व कर लीजिए बच्चा पार्टी, रिजल्ट आपका बन जाएगा यहाँ से पोटेंशियल के लिए। तो कितने बच्चों को समझ में आया फटाफट से बताइए मेरे को कि हाँ जी सर मेरे को समझ में आया, मेरे को समझ में आया, ठीक है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं फटाफट से मेरे को बता दीजिए कि कितने बच्चों को ये न्यूमेरिकल समझ में आया, क्योंकि हमें फिर उसके तुरंत बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे बढ़ना। हर्ष समझ में आया, अमरवीर, महक, एक बच्चा है मेरे पास, उस बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, मैं उस बच्चे का नाम लेता हूँ, मैं बच्चों को बड़ा ध्यान रखता हूँ बेटा। मेरा बच्चा है वो हर्ष, हर्ष, हाँ जी हर्ष को समझ में आया, हर्ष को समझ में आया, हाँ जी हर्ष को समझ में आया भाई। हर्ष, हर्ष मैसेज करे मेरे को स्पेशली, हर्ष। अच्छा आ गया मैसेज, हर्ष का पहले ही आ गया था क्या, चलो हर्ष, अच्छा ठीक है भाई ठीक है। अच्छा जी अच्छा मैं कुछ मेरे स्पेशल बच्चे निकाल के पूछता हूँ। अच्छा जी पलविंदर सिंह, पलविंदर और प्रिंस, प्रिंस तो मेरा फेवरेट बच्चा है, प्रिंस समझ में आया प्रिंस, हाँ जी प्रिंस, प्रिंस समझ में आया बच्चे, फटाफट से मैसेज करो मेरे को, हाँ जी प्रिंस, पलविंदर का आ गया जी, ठीक है जी, ठीक है जी ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड पे, थर्ड भी कुछ इसी तरह का है, ठीक है। तो क्या आप थर्ड न्यूमेरिकल बना पाएंगे आप लोग, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बात को घुमाया गया है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा यहाँ पे रोटेट नहीं किया गया आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत घुमाया गया बातों को, तो थोड़ा बहुत तो हम घूम सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो थर्ड न्यूमेरिकल को भी चेक कर लेते हैं फटाफट से, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि इस तरह के हमने दो न्यूमेरिकल पहले भी कर चुके हैं हम, ठीक है ना, दो न्यूमेरिकल पहले भी कर चुके हैं। तो हम थर्ड न्यूमेरिकल को फटाफट से कवर करते हैं और देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम बातें कर लेते हैं, ठीक है जी। तो थर्ड न्यूमेरिकल कहते हैं 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट ईच, दे कॉल्स टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, मतलब मिल जाती है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, इसने कहा कि मेरे पास 27 ड्रॉप्स हैं, तो n इज इक्वल टू 27 ड्रॉप्स, ठीक है। और चार्ज एट पोटेंशियल, पोटेंशियल हमने कितना दिया है जी उसको,
पोटेंशियल हमने दिया है 220 वोल्ट, इस पोटेंशियल से हमने उसको चार्ज किया है, ठीक है, 220 वोल्ट। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप, मतलब V मान लीजिए, इसको आपने कैलकुलेट करना है, इसको स्मॉल v मान लो भाई, ये छोटा पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो आप कैसे काम करते आए थे कि बड़ी ड्रॉप है ना सर, उसका रेडियस लेते हैं कैपिटल R, तो 4/3 कैपिटल R की क्यूब, ये बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम। अब 27 ड्रॉप थी, 27 ड्रॉप छोटी छोटी मिलके 4/3 पाई स्मॉल r की क्यूब, तो यहाँ से r की क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू स्मॉल r की क्यूब, यानी कि r इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3r के इक्वल आया। आया कि नहीं आया? अब देखो बेटा, जो चार्ज बनेगा आपके पास बिगर ड्रॉप का, वो कितना बनेगा पता है? 27 ड्रॉप्स मिली है ना, तो 27 इंटू क्यू के इक्वल बनेगा, बनेगा ना। आपको पोटेंशियल चाहिए बिगर ड्रॉप का, तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा बताइए? q डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, कैपिटल R रेडियस है ना बच्चा, तो q डैश कितना है? 27q, और डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसके बराबर है जी? देखो ध्यान से, R 3R के बराबर है, तो 3 यहाँ लिख दो और यहाँ पे R लिख दो, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27/3 9 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r। इसका पोटेंशियल, ये तो स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल हुआ ना, और स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल ऊपर मेंशन है कितना? 220, तो 220 इंटू 9 किसके बराबर हुआ? 220 इंटू 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1980 वोल्ट। किस किस का आंसर आ चुका था मेरे पास? मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, महक का आंसर आ चुका था, अमरवीर का आ चुका था, दविंदर का आ चुका था। दैट्स वेरी गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने ये थर्ड न्यूमेरिकल भी परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब फोर्थ न्यूमेरिकल को हम कल करेंगे डी। आपको असाइनमेंट आपके ग्रुप में मैं भेज चुका हूँ बच्चा पार्टी, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज उस असाइनमेंट को घर पे जाके कवर करें। आज की क्लास भी हमारी कैसी रही, रिस्पॉन्स जरूर बताएं। कल आपके जो मैसेजेस थे वो सुपर्ब थे, मैंने सेव करके रखा उन मैसेज को, कुछ मैसेजेस के स्क्रीनशॉट भी लेके रखे मैंने, कुछ बच्चों ने इतनी सुपर बातें करी, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बच्चे जितने भी मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं। और प्लीज अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं कि क्लासेस जरूर अटेंड करें, क्योंकि आपकी क्लासेस आगे आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है बच्चा पार्टी। तो आप इन क्लासेस को प्लीज इग्नोर मत कीजिए, यहाँ पे असाइनमेंट मिलती है, डेली वर्क होता है, डेली वर्क की रिपोर्ट भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है ना बेटा। तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।